ओके जी, तो कल हमने जनाब न्यूरो एनाटमी के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे कि स्ट्रक्चर पासिंग फ्रॉम द डिफरेंट फोरामेंट्स, इंटीरियर क्रेनियल फोसा, मिडल क्रेनियल फोसा और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा से डिफरेंट स्ट्रक्चर जो पास होती है। इसके बाद हमने कुछ टाइप्स के सेल्स पढ़े थे, सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द ब्रेन और पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ द ब्रेन। सपोर्टिंग सेल के अंदर जो एमसीक्यूज है वो माइक्रोग्लाया है, मैक्रोफेजेस ऑफ द ब्रेन उसको कहते हैं, जिसको हम स्केवेंजर सेल कहते हैं। ठीक है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल आ जाए तो उसको खाने का काम कौन करता है? माइक्रोग्लाया। ठीक है, जिसको हम मैक्रोफेज ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। एस्ट्रोसाइट ब्लड ब्रेन बैरियर में काम लेता है। ठीक है, इपिंडाइमल सेल का काम सीएसएफ प्रोडक्शन है। ओलिगोडेंड्रोसाइट माइलिन शीट सीएनएस में बनाती है और श्वान सेल माइलिन शीट पीएनएस में बनाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको कंटिन्यूसली रिवाइज किया करें। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सीएसएफ के बारे में कि सीएसएफ क्या है, इसकी प्रोडक्शन कहाँ से होती है और इसकी सर्कुलेशन कैसी होती है। तो हेडिंग दे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है जी, कि व्हाट इज cerebrospinal fluid? cerebrospinal fluid for short is called CSF। ठीक है जी, CSF के बारे में याद रखें कि इट इज अ फ्लूइड प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच कैन कीप द ब्रेन लाइट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रोवाइड करती है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो अ फ्लूइड present around the brain and spinal cord which keep the brain weight या which keep the brain light in weight and provide nutrients or provide nourishment to the brain। provide nourishment, ब्रेन को नरिशमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है। सीएसएफ के अंदर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होती है कि वो ब्रेन को प्रोवाइड करके जिसपे ब्रेन अपना एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ब्रेन से उसका फ़ायदा भी है, एक तो हम अपने जो ब्रेन का वेट है वो अपने ऊपर महसूस हो नहीं करते। द रीज़न इज कि इट कैन कीप लाइट बाई सीएसएफ, क्योंकि ब्रेन इज नॉट अफेक्ट, इट इज फ्लोट इन दी सीएसएफ। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज ये आता है कि सीएसएफ की प्रोडक्शन किस सेल से होती है? इपिंडाइमल सेल। तो एमसीक्यूज इसके साथ ये ऐड करें, कल के टॉपिक्स में पढ़ा था, सेल रिस्पॉन्सिबल for the production of CSF, आंसर इज ependymal cells। ठीक है, कल बताया था ना, ependymal cell is one of the supporting cell और these cell have the ability to produce CSF। ठीक है, सेल के बारे में अगर आ जाए तो ependymal cell लिखना है, स्ट्रक्चर के बारे में आ जाए वेंट्रिकल्स लिखना है, क्योंकि एपिंडाइमल सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को मैंने बताया है, एपिंडाइमल सेल के सामने ब्रैकेट में वेंट्रिकल्स लिखे ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज एट द सेम टाइम रिकॉल होया करें। वेंट्रिकल्स आर दो स्ट्रक्चर इन द ब्रेन एंड देयर आर टोटली 4 वेंट्रिकल्स इन द ब्रेन। वेंट्रिकल्स कंटेन एपिंडाइमल सेल और इन एपिंडाइमल सेल से क्या बनती है? सीएसएफ बनती है। ठीक है जी, नेक्स्ट इसमें जनाब एमसीक्यूज ये है, द मैक्सिमम सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम सीएसएफ ब्रेन के अंदर कौन सी, हाँ जी, हाँ, सपोर्ट नहीं करता, द स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस सीएसएफ इज वेंट्रिकल और इन वेंट्रिकल के अंदर जो सेल है असल में वो एपिंडाइमल सेल है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जनाब देख ये घर है, ठीक है, इस घर के अंदर कमरे हैं, तो स्ट्रक्चर तो पूरा घर है, उसके जो सेल है फिर हर एक कमरा है, इसका मतलब जहाँ पे सीएसएफ की प्रोडक्शन होती है पूरी जगह को हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। उसके अंदर जो स्पेसिफिक सेल से आती है उसका नाम क्या है? एपिंडाइमल सेल है। क्लियर है?
नेक्स्ट लिखे द मैक्सिमम सीएसएफ इज प्रोड्यूस्ड बाय डैश, आंसर इज लेटरल वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के फिर अपने नाम है ब्रेन के अंदर, तो हर एक वेंट्रिकल सीएसएफ प्रोड्यूस करता है, लेकिन मैक्सिमम सीएसएफ कौन से वेंट्रिकल देते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स। ठीक है, सो लेटरल वेंट्रिकल्स आर 2 इन नंबर, 4 में से जो पहले 2 है उसको हम क्या कहते हैं? लेटरल वेंट्रिकल, और उससे मैक्सिमम सीएसएफ की प्रोडक्शन होती है। वाई? बिकॉज लेटरल वेंट्रिकल कंटेन मोर नंबर ऑफ इपिंडाइमल सेल, इसके अंदर इपिंडाइमल सेल की नंबर ज्यादा होती है, इसलिए इससे सीएसएफ की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें जनाब जो सीएसएफ के बारे में, इसकी अब सर्कुलेशन के बारे में या फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेके सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ के सर्कुलेशन किस तरह होती है? सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ। ठीक है, देखें इस डायग्राम को समझने से पहले यू पीपल शुड नो अ लिटिल बिट अबाउट द ब्रेन स्ट्रक्चर। जैसे ब्रेन को हम प्राइमरीली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में। ठीक है, इधर देखें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करें, दिस इज फोर ब्रेन, ये अगर कौन सा पार्ट है? फोर ब्रेन है। ठीक है, दिस इज द फोर ब्रेन, ये लेफ्ट कार्टेक्स है और ये राइट कार्टेक्स है। ठीक है, फोर ब्रेन के बाद ये वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद नीचे क्या होगा? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के फिर फर्दर 3 पार्ट्स हैं। हाइंड ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। नंबर 1 इज पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरेबेलम। कौन सी? सेरेबेलम। एक होता है सेरेब्रम, एक क्या होता है? सेरेबेलम। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये किसका पार्ट है? फोर ब्रेन। सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, ये क्वेश्चन याद रखें। ठीक है, थिंकिंग, जजमेंट, इंटेलिजेंस, किसी चीज पे फोकस, किसी चीज पे एक कमांड हासिल करना, लर्निंग, जजमेंट, थिंकिंग, फोकसिंग, ये सारा सेरेब्रम का काम है। किसका काम है? सेरेब्रम। लेकिन चलते वक्त बॉडी की बैलेंस मेंटेन रखना, ये सेरेबेलम का काम है। ये किसका काम है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम इज फॉर द बैलेंस मेंटेनेंस। सेरेब्रम इज द हायर सेंटर विच विल प्रोवाइड यू इंटेलिजेंस, फोकसिंग, आइडियाज, ये सारे के सारे कहां से आते हैं? सेरेब्रम। सेरेब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। वेरी गुड। हाइंड ब्रेन के मैंने 3 पार्ट्स बताए, फिर से रिपीट करता हूं। 1 इज पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। ठीक है, तो मिड ब्रेन के बाद क्या स्टार्ट होगा? जो हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का जो पहला पार्ट इसके साथ टच है वो पोन्स है, वो इस तरह क्या है? पोन। इस पोन्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट टच है दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा, कल मैंने बताया था, दैट इज मेडुला ओब्लांगेटा। तो ये जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है ये कौन सा ब्रेन है? फोर ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं? ये ब्लैक पार्ट मिड ब्रेन, और ये कौन सा पार्ट है? पोन्स। ये किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन। और सबसे नीचे होता है मेडुला ओब्लांगाटा, इस तरह है ना, ओब्लांगाटा या मेडुला ओब्लांगेटा भी लोग उसको कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमने किस चीज को ड्रा नहीं किया? सेरेबेलम। सेरेबेलम कैन नॉट सी फ्रॉम द फ्रंट, इट इज प्रेजेंट ऑन द बैक साइड। ये कहां पे मौजूद होता है? बैक। इधर देखे इस मार्कर, ये बेस्ट एग्जांपल है। इस मार्कर का जो ऊपर ब्लैक इस पार्ट है, ब्लैक, ये मिड ब्रेन है। ये क्या है? मिड ब्रेन। ये पूरा जो व्हाइट है ये पोन है, और ये जो ब्लू है ये क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा है। ये 3 पार्ट्स है ना इस तरह, ये 3। अब इसको तो हम फ्रंट से देख रहे हैं ना यहां से, लेकिन एक बंदा है जो इन तीनों के कहां पे पड़ा है? बैक साइड पे, ये सेरेबेलम होता है। तो सेरेबेलम प्रेजेंट ऑन द बैक साइड ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सेरेबेलम का कुछ पार्ट किसके साथ टच है? मिड ब्रेन के साथ। कुछ पार्ट किसके साथ टच है? पोन, और कुछ पार्ट ऑफ मेडुला, बट नॉट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द बैक साइड। इसलिए ब्लैक बोर्ड पे हम वो ड्रा नहीं कर सकते। क्लियर है? लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरह बैक साइड से इस तरह एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, और ये स्ट्रक्चर जनाब मिड ब्रेन से भी कनेक्टेड है इस तरह। ये स्ट्रक्चर पोन से भी कनेक्टेड है, और ये स्ट्रक्चर मेडुला से भी कनेक्टेड है कि नहीं? दोनों साइड पे। और द स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टेड टू मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑन द बैक साइड, इसको हम सेरेबेलम कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? सेरेबेलम। तो पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम, इन तीनों को हाइंड ब्रेन कहते हैं। इन तीनों को क्या कहेंगे? हाइंड ब्रेन।
अब इधर फोकस करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहां तक क्लियर है जी? ओके, ये मिड ब्रेन है, फिर से ये क्या है? मिड ब्रेन। इसके साथ क्या टच है? पोन्स। पोन्स के साथ क्या टच है? मेडुला। ये कितनी चीजें हो गई? इन तीनों को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। इन तीनों को इकट्ठा हम क्या कहते हैं? ब्रेन स्टेम। दिस इज कॉल्ड ब्रेन स्टेम। ये भी क्वेश्चन याद रखें। ब्रेन स्टेम के अंदर सेरेबेलम नहीं आता। सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन बट इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में कौन से लोग आते हैं? मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा, इनको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्लियर है? ये मेन स्टेम का मतलब किसी दरख्त की तना जो बिल्कुल मेन स्टेम है, इससे हमारे पास मुख्तलिफ क्रीनियल नर्व्स निकलेंगे। कल जो हमने नर्व्स पढ़ी थी ना, उसकी ओरिजिन ब्रेन स्टेम से ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ नर्व मिड ब्रेन से आएगी, कुछ पोन से आएगी और कुछ मेडुला से आएगी। यहां तक क्लियर है सब? ठीक है, अब इधर देखिए, जो फोकस करने वाली बात है वो ये है, इधर देखिए, यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर पड़ा होता है। सुन ले, हाँ, एमसीक्यूज की तरफ आ रहे, इस तरह स्ट्रक्चर पड़ा होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना रहा हूं, दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द फोर ब्रेन। ये किसके अंदर है? फोर ब्रेन। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने देख लिया माइक्रोस्कोप पे, तो उसमें मुख्तलिफ सेल थे। इस पे क्या थे? मुख्तलिफ सेल्स। दीज सेल्स वाज लेटर फाइंड आउट माइक्रोस्कोपिकली दीज सेल्स आर इपिंडाइमल सेल्स। ये हमारे पास कौन से सेल थे? इपिंडाइमल सेल्स थे। क्लियर है? और जिस चीज के अंदर इपिंडाइमल सेल हो उसको हम क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स कहते हैं। अब देखिए, ये अलग एक वेंट्रिकल था फर्स्ट, और ये अलग एक वेंट्रिकल था। तो ये कितने वेंट्रिकल? इन दोनों को कंबाइंडली लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैंने बताया था लेटरल वेंट्रिकल्स आर हाउ मेनी? टू। दीज आर दोस टू लेटरल वेंट्रिकल विच प्रोड्यूस मैक्सिमम CSF। क्लियर है? तो CSF इनिशियली किस वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होगी? लेटरल वेंट्रिकल। तो यहाँ पे लिख रहे इनिशियली, ये लिखते जाए, इनिशियली CSF will be produced from where? Lateral ventricles in the forebrain। कहाँ पे? फोरब्रेन के अंदर। अभी तक क्वेश्चन क्लियर है जी? हाँ, किसी कुछ चीज पूछनी है? इन दोनों वेंट्रिकल्स को कंबाइंडली लेटरल वेंट्रिकल कहते हैं। यहां से इनिशियली क्या चीज प्रोड्यूस होगी? CSF। क्लियर है? इधर फोकस करें, शाबाश। इन दोनों के साथ इस तरह जुड़ा हुआ एक और स्ट्रक्चर पड़ा होता है, एक और इस तरह ये। लेकिन इस फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड के दरमियान जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब इन दोनों के दरमियान एक रास्ता है कि नहीं? दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। लेकिन जो ये वाला बंदा है, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। दिस इज आल्सो लाइंड इंटरनली विद इपिंडाइमल सेल। इसमें भी कौन से सेल थे? इपिंडाइमल। तो ये भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें इपिंडाइमल सेल हो, वो कौन सी क्या चीज होगी? वेंट्रिकल। तो ये थर्ड वेंट्रिकल होता है। ये कौन सा वेंट्रिकल होता है? थर्ड। अब इधर फोकस करें, दोनों लेटरल वेंट्रिकल आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन थर्ड कनेक्टेड नहीं है। तो लेटरल वेंट्रिकल CSF प्रोड्यूस करके किसको देगा? थर्ड को देगा। तो जब इसको देगा तो इसके दरमियान एक फोरामेन होल होना चाहिए कि नहीं? सुन ले, दिस इज अ व्हाट? फोरामेन। फोरामेन से मुराद क्या है? होल, जिसपे CSF लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड में जाएंगे। इस फोरामेन को कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनरो। इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मोनरो। Monro was a neurologist. For the first time he find out this ventricle foramen। थर्ड वेंट्रिकल से CSF जाना किस लेटरल से थर्ड में, किस फोरामेन के जरिए? फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए। तो यहाँ पे लेके the CSF will reach, हाँ जी, to third ventricle through, हाँ जी, थ्रू फोरामेन ऑफ मोनरो। MONRO, फोरामेन ऑफ मोनरो। क्लियर है? सो MCQs आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोरामेन रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट CSF फ्रॉम लेटरल वेंट्रिकल टू थर्ड? आंसर इज फोरामेन ऑफ मोनरो। MCQs आता है कॉमनली, ठीक है ना? तो इस फोरामेन को जनाब हमने नाम दिया है कि दैट इज फोरामेन ऑफ मोनरो। क्लियर है? फोरामेन ऑफ मोनरो। ओके,
अब थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ किधर जाएगी? फोर्थ में। हमने कहा था कितने वेंट्रिकल है? फोर्थ। फोर्थ वेंट्रिकल जो है ये कहाँ पे होता है? ये हाइंड ब्रेन में होता है। फोर्थ वेंट्रिकल आर प्रेजेंट इन दी हाइंड ब्रेन। इधर देखें तो हाइंड ब्रेन में तो पोन्स और मेडुला सेरेबेलम आता है, तो फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे है। फोर्थ वेंट्रिकल किस में है? फॉर एग्जाम्पल हाइंड ब्रेन में है, पोन्स में नहीं। अब ये अंदर होता है डीप, इसको हम ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन इतना याद रखना है कि फोर्थ वेंट्रिकल आर प्रेजेंट इन दी हाइंड ब्रेन। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ किधर जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल। तो जब ये इधर से इधर तक आएगा तो ये तो फोर ब्रेन है और ये किधर है? हाइंड ब्रेन। तो ये किसको क्रॉस करेगा? मिड ब्रेन को क्रॉस करेगा कि नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके दरमियान फासला ज्यादा है कि नहीं, क्योंकि पूरा मिड ब्रेन क्रॉस करना होगा। तो एक होल के जरिए होगा कि डक्ट के जरिए? डक्ट के जरिए होगा। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ के दरमियान, इन दोनों के दरमियान मिड ब्रेन पे क्या गुजरता है? डक्ट। और इस डक्ट के जरिए सीएसएफ थर्ड वेंट्रिकल से किस में आते हैं? फोर्थ। इस डक्ट को कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं? सेरेब्रल एक्विडक्ट। सो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल एक्विडक्ट, या एमसीक्यूज इसको हम कहते हैं एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस। एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस, क्लियर है? तो एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस ये क्या है? ये थर्ड वेंट्रिकल से सीएसएफ फोर्थ में लाएगा, और ये एक्विडक्ट ऑफ सेल्वियस किस में होगा? ये मिड ब्रेन के अंदर। अब कितने वेंट्रिकल हमने पढ़ लिए? 4। और टोटल कितने थे? हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन? 3। हाउ मेनी प्रेजेंट इन द हाइंड ब्रेन? 1। द पार्ट ऑफ द ब्रेन हैविंग नो वेंट्रिकल इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल नहीं होती, उसके अंदर सिर्फ डक्ट होती है। ये एमसीक्यू आता है, ठीक है? तो इसके बाद फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए सीएसएफ किधर पहुंचेंगे? थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल में फोरामेन ऑफ मोनरो के जरिए। अब थर्ड से हमने सीएसएफ किसको देना है? बाय द हेल्प ऑफ सेरेब्रल एक्विडक्ट। तो यहाँ पे इसके नीचे लेके देन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ वेंट्रिकल the CSF will be flow from where? Third to fourth CSF will be flow through aqueduct of Celvius। क्लियर है जी? ये क्वेश्चन याद रखने हैं। ओके, अब जब सीएसएफ किस वेंट्रिकल को पहुंच जाते हैं? फोर्थ को, तो फिर इस फोर्थ से किधर जाएंगे? फोर्थ वेंट्रिकल से आगे सीएसएफ जाएंगे सब अराक्नोइड स्पेस में। किधर जाएंगे? सब अराक्नोइड स्पेस। ये भी आप लोगों को आगे बताता हूँ इसकी कंसेप्ट क्या है। ये वाला लिखा है। ओके, इसके बाद सेम नीचे लिखते जाए कि एरो दे दे एरो, और नीचे लेके फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल, इस तरह एरो सेम फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल CSF will be reaches to sub arachnoid space थ्रू किसके जरिए? अब ये भी तो क्वेश्चन है कि फोर्थ वेंट्रिकल से जब सीएसएफ निकलेगी कहाँ पे? सब अराक्नोइड स्पेस। तो फोर्थ से निकलने के लिए रास्ता तो होगा ना। तो इस फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर होल है। क्या है? होल। इसका एक होल यहाँ पे है, इधर देख साइड पे, और दूसरे भी एक फोरामेन साइड पे है, और एक बिग फोरामेन कहाँ पे है? मिड में है। सो हाउ मेनी फोरामेन आर देयर? 3। इन 3 फोरामेन के जरिए सीएसएफ फोर्थ वेंट्रिकल से सब अराक्नोइड स्पेस में जाएंगे थ्रू मीडियल फोरामेन एंड लेटरल फोरामेन। तो 2 लेटरल फोरामेन है और एक मीडियल फोरामेन। थ्रू लेटरल फोरामेन, अब देखें यहाँ पे एमसीक्यूज है, जो फोरामेन किस साइड पे है? लेटरल साइड पे, साइडों पे है, उसका अपना नाम है, उसको फोरामेन ऑफ लुश्का कहते हैं। इन दोनों को क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ लुश्का, ठीक है? नोन एज फोरामेन ऑफ LUSCHKA, लुश्का। एंड विच फोरामेन?
medial foramen known as, इसका अपना एक नाम है, known as foramen of Magendie, उसको क्या कहते हैं? फोरामेन ऑफ मेगेंडी, फोरामेन ऑफ मेगेंडी। क्लियर है? तो फोर्थ वेंट्रिकल के जो साइडों पे होल है, साइड्स पे, उसका नाम है फोरामेन ऑफ लुश्का, लेकिन जो मिडिल में पोर है उसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ मेगेंडी है। तो ये जो दोनों है ये लुश्कास है, वन इज लेफ्ट साइड वन इज राइट साइड, दोनों को फोरामेन ऑफ लुश्कास कहते हैं। जो मिडिल में है उसको मेगेंडी। तो लुश्का किस साइड पे है? मिडिल में के लेटरल? तो देखें, लेटरल एल, एल फॉर लुश्का, मिडिल एम, एम फॉर मेगेंडी, इस तरह याद रखें, ठीक है ना। तो लेटरल वालों को लुश्का कहते हैं, एल फॉर एल, मीडियल मीन एम वाले को मेगेंडी हम कहते हैं, ठीक है। और इसके जरिए ये सब कहाँ पे आएंगे? सब अरकनाइड स्पेस, और उसमें फिर फ्लो करेंगे, ठीक है ना। तो CSF जब भी हम निकालते हैं यहाँ से, तो एक हम किस स्पेस से निकालते हैं? सब अरकनाइड स्पेस से निकालते हैं। अब इधर देखें, हमने कल ये बात की थी, अगर फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, सिंपल डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, जल्दी देखें ताकि आप लोग को समझ। ये पोन्स है, ये मिडुला ओब्लांगेटा है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह है। इधर देखें, इसके साथ बिल्कुल एक टच लेयर होता है कि नहीं? दैट इज पाया मैटर, मैंने आप लोग कल बताया था ना, दैट इज विच? पाया मैटर। इसके ऊपर क्या होता है? अरकनाइड मैटर, हेयर इज अरकनाइड मैटर। फिर इसके ऊपर क्या होता है? दैट इज ड्यूरा मैटर। कल मैंने 3 मेनिंजेस बताए थे सब। ये फिर स्कल बोन है, ये क्या है? स्कल बोन है, और यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम है कि नहीं? स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द क्या है? वर्टेब्रल कॉलम। ब्रेन के इर्द गिर्द क्या है? स्कल बोन है। तो अगर ये हम स्कल बोन की बात करें, दिस इज स्कल बोन, इसके बाद जो बाहर वाला लेयर है दैट इज ड्यूरा मैटर। इसके बाद जो लेयर है इट इज अरकनाइड मैटर, इसको हम क्या कहेंगे? अरकनाइड मैटर। और सबसे आखिर वाला ब्रेन की तरफ जो है इसको पाया मैटर कहते हैं, और इन तीनों को कलेक्टिवली मेनिंजेस कहते हैं। क्लियर है? इन तीनों को हम क्या कहेंगे? मेनिंजेस। फोकस करेंगे तो समझ आ जाएगी। देखें, अब ये तो बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, लेकिन ब्रेन को डिजाइन ऐसा किया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोग आगे इंशाल्लाह न्यूरो सर्जरी अगर किसी ने करनी है तो प्रैक्टिकली देख लेंगे, लेकिन बोर्ड के हिसाब से हम अभी 3D तो बना नहीं सकते, तो डायरेक्ट हम इसको समझने की, सिर्फ कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते। ये स्कल बोन है, इसके बाद जो सबसे पहला लेयर है ये क्या है? ड्यूरा मैटर। ये जो स्पेस है ये ड्यूरा से ऊपर है ना, तो इसको हम एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं। एपी मीन एबव, एपिड्यूरल स्पेस। ये वाला स्पेस कौन सा है? दैट इज सबड्यूरल स्पेस बिलो ड्यूरा मैटर, ऐसा है। ओके, इधर देखिए, ये कौन सा लेयर है? ये कौन सा लेयर है? अरकनाइड। कौन सा? हाँ जी, कौन सा? अरकनाइड। ये स्पेस अरकनाइड के नीचे है कि ऊपर है? हाँ गलत, ठीक है, ये अरकनाइड मैटर है, ठीक है। तो ये अरकनाइड के नीचे है, तो इस स्पेस को सब अरकनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सब अरकनाइड स्पेस। और दूसरी बात, ये कौन सा लेयर है? ये पाया। पाया मैटर के नीचे स्पेस नहीं होता, ये ब्रेन के साथ चिपका होता है। ब्रेन के साथ बिल्कुल चिपका हुआ लेयर पाया मैटर है, एडहेरेंट टू द ब्रेन, दैट इज पाया मैटर। ब्रेन और पाया मैटर के नीचे कोई स्पेस नहीं है, ये ब्रेन के ऊपर ही आया है, क्लोजली टच है। क्लियर है? अब इधर देखो, हाउ मेनी स्पेसेस? 3। ड्यूरा के ऊपर एपिड्यूरल, इसके नीचे सबड्यूरल, और अरकनाइड के नीचे। इन तीनों में से किस स्पेस के अंदर CSF फ्लो करता है? सब अरकनाइड स्पेस के अंदर। ये स्पेस है, इस स्पेस के अंदर कौन सी चीज फ्लो करेगी? CSF। इन तीनों स्पेस में से किस स्पेस के अंदर ब्रेन पड़ा है? और बोर्ड के हिसाब से तो ब्रेन अंदर है ना, लेकिन ये हम ड्रा नहीं कर सकते प्रैक्टिकली। लेकिन ब्रेन कहाँ पे पड़ा है? एपिड्यूरल स्पेस में, सबड्यूरल में, के सब अरकनाइड में? सब अरकनाइड में। ब्रेन फ्लोट इन दी CSF, और CSF प्रेजेंट इन, तो ब्रेन भी उधर ही पड़ा होगा। क्लियर है? तो असल में 3D हम नहीं बना सकते, लेकिन ब्रेन की जितनी भी टिश्यूज है, मैटर है, ये किस स्पेस के अंदर पड़ा होता है? सब अरकनाइड। और सब अरकनाइड के अंदर CSF भी है, उस वजह से तो ब्रेन की वेट क्या है? वो लाइट है। क्लियर है? तो इधर देखे, हमने यहाँ पे लंबर पंक्चर करनी है। पहले हम स्किन को नीडल से जनाब इंसाइज करेंगे, फिर इसके बाद फेशिया है, फिर मसल है, फिर हम पहुंचेंगे, एक वक्त आएगा बाहर से किस लेयर को पियर्स करेंगे? ड्यूरा। ड्यूरा के बाद किसको?
जो ही आप अरेक्नाइड को पियर्स करेंगे तो आप किस स्पेस में जाओगे, और वहां से फिर जो है ना बाहर इस तरह क्लियर फ्लूइड आना शुरू हो जाएंगे, और वो क्लियर फ्लूइड क्या होंगे, वो CSF होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन याद रखना है। नाउ क्वेश्चन ये है कि किस लेवल पर स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है। आंसर इज L1। कहाँ पे खत्म होता है, लंबर वर्टेब्रा 1। यहाँ पे एडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड खत्म होता है, लेकिन बच्चों में L2 पे खत्म होता है। कहाँ पे, L2। इधर देखे हम निकालते CSF कहाँ से है, L4 L5। कहाँ से, L4 L5। और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म होता है, L1। स्पाइनल कॉर्ड अगरचे L1 पे खत्म होता है, लेकिन ये जो मेनिंजेस है ये L4 L5 तक नीचे आई होती है। तो सब अरेक्नाइड स्पेस नीचे भी है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड खत्म ऊपर होता है। अगर आप L1 T12 के दरमियान नीडल दे दे तो आपसे डेंजरस रिस्क है कि आप किसको खराब करें, स्पाइनल कॉर्ड। तो पैरालिसिस हो सकती है क्या, नहीं। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी को बचाने के लिए हमने CSF एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड निकाली कि बिलो, इसलिए L4 L5 से निकालते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड अगरचे L1 पे खत्म होता है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो गया, लेकिन ये मेनिंजेस फिर भी नीचे तो आई है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड L1 पे खत्म होता है, बट स्टिल दीज मेनिंजेस रीचेस टू L5। ये कहाँ तक आती है, L5। लेकिन जहां तक मेनिंजेस जाएगी तो वहां पे सब अरेक्नाइड स्पेस होगा कि नहीं, और उसमें क्या होगा, CSF। सो द बेस्ट वे टू ड्रा CSF फ्रॉम L1 और फ्रॉम L4 L5 टू प्रिवेंट द डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है, हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, हम ब्रेन को थोड़ी देखते हैं। इफ देयर इज एनी रॉन्ग इन द ब्रेन, इन्फेक्शन वगैरह हो, तो बैक्टीरिया तो CSF में जाएगी, इधर आएगी जाएगी ना, उसके खिलाफ न्यूट्रोफिल बनेंगे। CSF सिंपल लेके आप सोच सकते हैं कि ऊपर ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कौन सी हो गई है। तो CSF निकालना दैट इज जस्ट फॉर द क्लू द डायग्नोसिस, कि हम उससे मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शियस काजेस को रूल्ड आउट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो ऑफ CSF। How many ventricles are present in the forebrain? 3. How many present in the hindbrain? 1. There is no ventricle in the midbrain. MCQs. Only there is a duct which is called cerebral aqueduct. Clear है? अब इधर फोकस करें। MCQs, जब ये CSF कहाँ पे आ जाए, हाँ जी, सब अरेक्नाइड स्पेस में आ जाए, उसके साथ क्या होगा, एक दिन के अंदर 350 ml, कितना, 350 ml CSF सब अरेक्नाइड स्पेस से एब्जॉर्ब होकर वीनस ब्लड में आता है। किधर आता है, वीनस ब्लड, और बॉडी उसको कंज्यूम करके खत्म कर देती है। क्योंकि डेली बेसिस पे वेंट्रिकल में क्या प्रोड्यूस होती है, CSF। अगर ये स्पाइनल सब अरेक्नाइड स्पेस में जमा होता एक सुबह होते हुए दूसरी सुबह तक हम इतना CSF बना लेते कि पूरा प्रेशर बढ़ जाता, तो बंदा तो एक दिन रह नहीं सकता था। तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना है कि जब ये CSF सब अरेक्नाइड स्पेस तक आ जाता है, इसने आगे क्या करना है, इट इज एब्जॉर्ब बाय सब अरेक्नाइड स्पेस टिश्यू इनटू द वीनस ब्लड। किधर चला जाता है, वीनस ब्लड। डेली CSF कितना बनता है, 500 ml। कितना बनता है, 500 ml। इधर देखें, ये CSF बनती है 500 ml, हाफ लीटर CSF बनता है। सुन ले, इस हाफ लीटर में से 500 ml में से 150 ml, कितना, 150, ये ऊपर ब्रेन में रहता है, कितना, ब्रेन। और इस 500 ml का 350 ml ये सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर एब्जॉर्ब होके किस ब्लड में चला जाता है, वीनस ब्लड में चला जाता है। किधर चला जाता है, वीनस ब्लड। सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इस CSF को क्या करे, एब्जॉर्ब। दे कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको सब अरेक्नाइड वेलाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सब अरेक्नाइड वेलाई, या इसको हम सब अरेक्नाइड ग्रेनुलेशन कहते हैं। तो सब अरेक्नाइड वेलाई, ये पॉइंट अदनान आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब अरेक्नाइड वेलाई, इसका मतलब ये है सब अरेक्नाइड वेलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन सब अरेक्नाइड स्पेस एंड दे विल एब्जॉर्ब ऑन डेली बेसिस हाउ मच CSF, 350 CSF। बात क्लियर है कि नहीं। 500 का 350 ml ये सब अरेक्नाइड स्पेस से डेली बेसिस पे किस ब्लड में चला जाता है, वीनस ब्लड में चला जाता है। कितना रहेगी अब बाद में, 150। अब उस 150 के अंदर ये जहन कहते हैं कुछ किसके अंदर होंगे, वेंट्रिकल, और कुछ किस स्पेस में होंगे, सब अरेक्नाइड। तो इस 150 के अंदर जो इधर देखे कितना ml है, 25, ये वेंट्रिकल्स में होते हैं। हाउ मेनी वेंट्रिकल्स आर देयर,
चारों वेंट्रिकल की कंबाइंड CSF अगर हम तोले तो 25 ml होता है सिर्फ, ठीक है। और जो वेंट्रिकल पैदा करता रहता है तो अपने पास रखते हैं कि फ्लो करता है, फ्लो किस स्पेस तक, सब अराकनाइड। सब अराकनाइड में नॉर्मल CSF की जो लेवल है वो 125 ml होता है। वो कितना होता है? 125। ऐसे अगर हम 25 माइनस करें तो 125 रहेगा कि नहीं? ये 125 ml किस स्पेस में रहेंगे? सब अराकनाइड स्पेस। द नॉर्मल volume of CSF per subarachnoid space is 125, for the ventricle is 25। दोनों को मिलाकर बॉडी में कितना रहना चाहिए? 150। कितना डेली बेस पे एब्जॉर्ब होना चाहिए? 350। अब क्वेश्चन ये है कि टोटल CSF अगर MCQs आ जाए, आंसर इज 500। डेली बेसिस पे प्रोडक्शन कितनी होगी? 350। ये MCQ है 350। ये तो बॉडी में अपना है ना 150, ये तो हर टाइम बॉडी में होगा। CSF सब अराकनाइड स्पेस में भी होगा और वेंट्रिकल में, ये तो होगा। लेकिन इसको लाने के लिए डेली बेसिस पे कितना बनाना है? 350, और इतना ही एब्जॉर्ब होना है। तो डेली बेस पे CSF की प्रोडक्शन कितनी होती है? 350। लेकिन टोटल वॉल्यूम कितना बनाता है? 500 बनाता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ जी, ओके। इधर अब पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, इसके साथ कोरिलेशन में एक दो पॉइंट बताने लगा हूं, फिर आगे चलते। देखिए CSF अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक पेशेंट है, उसकी ये एरिया जो है ना ब्लॉक है, इधर सुन ले, ये बात सुन ले। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज CSF, अगर CSF क्या हो जाए इन ब्रेन, ये बढ़ जाए, ठीक है, इन ब्रेन will lead to इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जहां पे ये पानी है, फ्लूइड है, जहां पे फ्लूइड बढ़ता जाएगा वहां पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इन ब्रेन प्रेजेंट इन विच कैविटी? क्रेनियल कैविटी। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उसको ICP नाम सुना है ना, ICP। जब CSF ज्यादा होगा तो ICP ज्यादा होगी। इस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोसेफेलिस। दैट इज कॉल्ड hydrocephalus. Hydrocephalus means it is increased CSF in the brain leading to raised ICP. हाइड्रो से मुराद क्या है? वाटर। ब्रेन का वाटर क्या है? CSF। और सेफेलिस मीन ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर वाटर CSF का लेवल बढ़ना, इसको हाइड्रोसेफेलिस कहते हैं। एक पॉइंट समझने की है, इधर देखें। अगर फोरामेन ऑफ मोनरो, इधर देखें, इसको मैं ब्लॉक करूं, फोरामेन ऑफ मोनरो, तो कैन दिस वेंट्रिकल विल गिव CSF टू दिस? नो। तो CSF कहाँ रहेंगे? लेटरल वेंट्रिकल में। तो उसकी डायलेशन होगी क्या? नहीं। और ब्रेन के अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, या ये ठीक है, हमने किसको ब्लॉक किया? तो ये तीनों तो आपस में ठीक होंगे, लेकिन इसको CSF नहीं मिलेगी। तो भाई वेग प्रेशर से ये तीनों वेंट्रिकल डायलेट होंगे कि नहीं? तो फिर भी हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोसेफेलिस। अगर ये लेटरल वेंट्रिकल किसको CSF दे रहे? थर्ड। और थर्ड किसको दे रहे? फोर्थ। और फोर्थ किसको दे रहे? सब अराकनाइड स्पेस। लेकिन वहां पे विलाय काम नहीं करते। क्या काम नहीं करते? विलाय। तो विद द टाइम CSF सब अराकनाइड स्पेस में क्या होंगे? एक वक्त आएंगे कि इतना बढ़ जाएंगे कि फिर ये वापस बैक प्रेशर लगाएगा। फिर भी ब्रेन के अंदर CSF बढ़ेंगे कि नहीं? तो कितने वजह से CSF बढ़ सकते हैं? 4 चीजों की वजह से। इधर सुन ले। हाँ, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो इसका और इसका दरमियान कम्युनिकेशन है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया। अगर ये खराब हो जाए तो इन तीनों का और इसका दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है। ऐसा हाइड्रोसेफेलिस जिसका वजह ट्रांसपोर्ट ऑफ CSF